द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट. ठीक है, जो मैं इंट्रोडक्शन जो कंसेप्ट बताने वाला हूं, दिस कंसेप्ट्स आर नॉट रिलेटेड ओनली टू द फर्स्ट टॉपिक, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. मतलब हर एक टॉपिक के अंदर ये कंसेप्ट आएंगे. सो अ जनरल कंसेप्ट विच आर एप्लीकेबल फॉर ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले विल डिस्कस कि कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट क्या चीज बताता है हम लोग को. नाउ इट जनरली टॉक्स अबाउट कॉस्ट. पूरे सब्जेक्ट में मेन थिंग है यू हैव टू फाइंड कॉस्ट. कॉस्ट फाइंड करना है एंड ट्राई टू कंट्रोल कॉस्ट. इफ आई आस्क यू, कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना चाहेगा? If I learn the techniques how to control my cost, मतलब how to reduce the cost, तो उससे क्या फायदा होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा. And every businessman does the business for what? Profits. So first you have to learn how to find cost, and then you will learn how to control cost. तो सबसे पहले कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस द गुड्स and to sell the goods. मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर पेन. इज इट प्रोड्यूस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट? सो अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या कॉस्ट लगा होगा इसमें? सबसे पहले प्लास्टिक दिख रहा है, अंदर रिफिल होगा, उसके अंदर इंक होगी, ये सब हम लोग का रॉ मटेरियल हो गया. देन व्हाट? हु विल मैन्युफैक्चर इट? वर्कर्स. सो विल दे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? सो आई हैव टू पे देम व्हाट? वेजेस. करेक्ट, वो भी कॉस्ट है. वेयर विल दे मैन्युफैक्चर? फैक्ट्री. तो फैक्ट्री का रेंट, पावर लगता है. ठीक है, तो ये सब कॉस्ट लगा. उससे क्या होगा? पेन बनेगा. एंड देन आई हैव टू सेल इट. तो उसके लिए प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, सेल्समैन होगा उसको कमीशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा. सो ऑल दोस एक्सपेंसेस विच आर इंकर टू प्रोड्यूस इट, इसको बनाने में, एंड टू सेल इट, दिस आर माई कॉस्ट. इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि दोस एक्सपेंसेस या दोस आइटम्स विच आर नॉट टू प्रोड्यूस एंड नॉट टू सेल, वो इस सब्जेक्ट में नहीं आता है कॉस्टिंग में. रिमेंबर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग है तुम लोग का, कॉस्टिंग अलग है. फाइनेंशियल में क्या करते हो तुम लोग? वहां पे ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हैं हम लोग. सारे एक्सपेंस डेबिट साइड, सारे इनकम्स. वहां पे ये नहीं सोचते कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, सब लिख देते. कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है. कॉस्टिंग का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस एंड टू. तो जो एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस होगा ना वो आएगा कॉस्टिंग में. जो एक्सपेंस टू सेल होगा वो भी आएगा. बट जो एक्सपेंस नॉट टू प्रोड्यूस, नॉट टू सेल, वो नहीं आएगा. टुडेस लेक्चर वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज रिकॉर्डेड. एक अलग से लेक्चर में बताऊंगा क्या क्या नहीं आता है. थोड़ा सा मैं आइडिया भी दूंगा. जैसे चलो मैं ही पूछता हूं तुम लोग को, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, इज इट एन एक्सपेंस टू प्रोड्यूस और टू सेल? तो आएगा. एडवर्टाइजमेंट किया टू सेल तो आएगा. कमीशन टू सेल्समैन टू सेल आएगा. वेजेस दिया वर्कर को टू सेल टू प्रोड्यूस आएगा. फैक्ट्री आएगा. बराबर है. डोनेशन, समझो हम लोगों ने 10 लाख रुपीस हॉस्पिटल को डोनेट किया है. इज दैट डोनेशन गिवन टू प्रोड्यूस दिस? टू सेल. सो नाइदर टू प्रोड्यूस, तो डोनेशन कॉस्टिंग में नहीं आता है. ये समझा? एक और चलो. डिविडेंड इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स, टू सेल द गुड्स. सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, तो नहीं आएगा. सो क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आज तो मैं ये समझाऊंगा क्या आएगा. अलग से मैं एक लेक्चर में बताऊंगा क्या चीज नहीं आएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है. नाउ ये जो भी कॉस्ट जो रिकॉर्ड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू
two parts. Direct cost and second is indirect cost. अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये मैं तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूं. ठीक है. डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच कैन बी directly identified with the product. I am sure इससे कुछ नहीं समझा होगा. बराबर है. मैं एग्जांपल लूंगा, उसी से समझेगा. ये सब्जेक्ट है ना, मोर एग्जांपल से समझने लायक सब्जेक्ट है. इसके डेफिनेशन से जल्दी नहीं समझेगा. अगर मैं समझेगा एग्जांपल लेता हूं. दिस इज माई फैक्ट्री और इस फैक्ट्री में मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, शर्ट्स और ये बेंचेस. I am manufacturing two products, shirts and benches. Now if I ask you, cloth is used for which product? Shirts. Wood? So can you identify them? मतलब मैंने जैसे बोला cloth, you can identify कि cloth किसके लिए लगा होगा? Shirt. Wood किसके लिए? Bench. Can you identify the cost with the product? तो ऐसे cost को क्या बोलते हैं? Direct cost. और एग्जांपल लेता हूं. Amount paid to tailor. Amount paid to carpenter. Can you identify? नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. इज इट क्लियर? फैशन डिजाइनर फीस, इंटीरियर डेकोरेटर फीस, आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट. आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू. श्योर? ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो उसमें और क्लियर होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट से और क्लियर होगा व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट. जो चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या, कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? तो जो चीज हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट. मतलब एग्जांपल, सपोज दिस फैक्ट्री, यहां पे मैं शर्ट भी बना रहा हूं और बेंचेस. This place is taken on rent from the landlord for 20,000 per month. ठीक है. Rent is my cost. Yes. बताओ, आइडेंटिफाई करो कौन से प्रोडक्ट के लिए. किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं. तो कौन सा कॉस्ट हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा, एट द एंड ऑफ द मंथ इस फैक्ट्री में अगर बिजनेस कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, समझो 10,000 रुपया हुआ. किसके लिए आया? किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं. तो कौन सा कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट. इज इट क्लियर? फैक्ट्री के बाहर वॉचमैन रखा है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉचमैन? टू गिव सिक्योरिटी. बराबर है. विल ही गिव सिक्योरिटी ओनली टू शर्ट ना? तो ही विल गिव सिक्योरिटी ओनली टू बेंचेस. दोनों को सिक्योरिटी मिलेगा. तो उसको जो भी मैं वेजेस दूंगा, इट इज फॉर वन प्रोडक्ट और फॉर बोथ. सो कैन यू आइडेंटिफाई वॉचमैन वेजेस विथ एनी वन प्रोडक्ट? तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ वन प्रोडक्ट ओनली, तो ऐसे कॉस्ट को डायरेक्ट. और जो एक के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट कॉस्ट. इज द एग्जांपल क्लियर टू यू? ओके. सो नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ठीक है, लेकिन जब भी इस टॉपिक के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर वर्डिंग्स आएंगे, यू विल नेवर गेट दिस टू वर्ड्स. डायरेक्ट कॉस्ट के बदले हम लोग को उधर वर्डिंग मिलेगा प्राइम कॉस्ट. A technical name for direct cost will be prime cost, and indirect cost के बदले you will get the word as overheads. और overheads को short form में ऐसे लिखते हैं O/H, overheads. Okay. Now, direct cost is further subdivided into three parts. First is direct material. This D is direct, direct material, or it is called as raw material consumed. Second is direct wages or manufacturing wages. Third is direct expenses or chargeable expenses. Now why these three direct costs are only there? उसके पीछे भी लॉजिक है. ये जो मैंने एग्जांपल लिया, these are the examples of direct cost, indirect cost.
ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है. टेल मी, व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट? रॉ मटेरियल. व्हाट इज वुड फॉर अ बेंच? Is it direct? So my first direct cost is what? Raw material. Correct? Now, what is, who is tailor for a shirt? He is a worker in my factory who is manufacturing shirts for me. Who is carpenter for this? He is a worker in my factory who is manufacturing benches for me. Will they work free of cost? So we have to pay them what? So because they are manufacturing something for me, that's why I am paying wages. So I am giving wages for manufacturing. So it is called as manufacturing wages. Is it direct? Yes. So my second direct cost is what? Manufacturing wages, which is also called as direct wages. Is it clear? Okay. Third, direct expense. Now, any direct cost, any cost which is direct, but which is not raw material, which is not wages, but it is direct, it will come under which head? Expense या direct expense. अब जैसे इधर ये दोनों direct cost है. हाँ. Is it raw material? No. Are they workers who are manufacturing? Remember, फैशन डिजाइनर कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है. फैशन डिजाइनर खाली क्या करता है? वो अपना डिजाइन ड्रॉ करके वो टेलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो इस डिजाइन का शर्ट बनाना है, ये कपड़ा लो, ठीक है, इसको कटिंग ऐसे करो, इधर बटन लगाओ. मतलब सिर्फ अपना क्रिएटिविटी देगा, वो खुद नहीं बनाएगा. सो इज ही मैन्युफैक्चरिंग द शर्ट? तो उसको वेजेस मिलेगा क्या? नहीं. सो ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये वेजेस नहीं है, लेकिन डायरेक्ट है, तो इट विल कम अंडर विच हेड? चार्जेबल एक्सपेंस. इज इट क्लियर? थर्ड, चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस को समझाने के लिए. ठीक है, सपोज हम लोग जैसे शर्ट्स और बेंच बना रहे हैं, वैसे एक और प्रोडक्ट बना रहे, कार. सो इफ आई आस्क यू, स्टील, स्टील कहां पर आएगा? रॉ मटेरियल है. अमाउंट पेड टू मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कार बनाता है, सो उसको जो पेमेंट किया दैट इज द वेजेस, वो इधर आएगा. अच्छा, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट रॉयल्टी? तो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोग कार का जो डिजाइन है ना, वो मारुति की एक वन ऑफ द लीडिंग डिजाइन को कॉपी कर रहे हैं. एग्जैक्टली जैसा उसकी डिजाइन है वही कॉपी कर रहे हैं. सो कैन आई कॉपी दैट डिजाइन विदाउट टेकिंग दैट परमिशन? क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या उसमें? अगर मैं ऐसा करता हूं, सो दे विल फाइल अ कोर्ट केस एंड दे विल विन ऑल्सो. सो अगर मुझे लीगली काम करना है, सो आई हैव टू फर्स्ट टेक देयर, विल दे गिव मी दिस परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट? सो आई हैव टू पे देम रॉयल्टी. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया, कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, शर्ट्स, बेंच, कार, 3 प्रोडक्ट, एंड उसमें एक कॉस्ट दी है, रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी. पहले तो कैन यू आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट? कौन से प्रोडक्ट के साथ? कार. तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है. इज इट रॉ मटेरियल? तो इज इट वेजेस? पर तो ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, वेजेस भी नहीं है, बट डायरेक्ट है, तो चार्जेबल एक्सपेंस इधर आएगा. ये समझा एग्जांपल? ऑल द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू? एनीथिंग टू बी रिपीटेड? ठीक है. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कंसेप्ट समझा? हाँ, अगर हम लोग एक ही चीज बना रहे हैं, तो सब चीज उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर समझो मैं ये शर्ट ही बना रहा हूं, सिर्फ शर्ट और कुछ भी नहीं बना रहा हूं, तो रॉ मटेरियल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैक्ट्री रेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वॉचमैन का वेजेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सारे सिर्फ डायरेक्ट हो गए. तो सोचना ही नहीं है. ये तो कब सोचना है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके, नाउ ये जो डायरेक्ट मटेरियल है या रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको डिराइव करने का एक इक्वेशन है, एंड आई एम श्योर दैट यू योरसेल्फ विल बी एबल टू गिव मी द आंसर फॉर इट. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज हमारे फैक्ट्री में
या गोडाउन में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग रॉ मटेरियल है 100 केजीज। ओके, मैंने परचेज किया 1000 केजीज और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया 200 केजीज। सो इफ आई आस्क यू हाउ मच रॉ मटेरियल आई हैव कंज्यूम्ड, कितना केजी मशीन में कंज्यूम कर लिया? 900 केजीज। कैसे 900 केजीज? मैंने इक्वेशन प्लस माइनस मत बताओ। ओपनिंग कितना था? तो पहले से मेरे पास 100 था, मैंने और कितना खरीदा? 1000 और खरीद लिया, तो 1100 हो गया। 1100 में से कितना बच गया? तो 200 स्टिल विथ मी। सो हाउ मच आई हैव यूज्ड? 900 यूज किया। ये समझा? अब ये 900 लाने के लिए मैंने सबको ऐड किया क्या? तो व्हाट डिड आई ऐड, व्हाट डिड आई सबट्रैक्ट? इसमें ये क्या कर रहे हैं? और ये माइनस। 100 प्लस 1000 minus 200 is 900. So if I ask you what is the equation to get raw material consumed? It is opening raw material plus purchases minus closing raw material. बराबर, this will give me raw material consumed. ये समझा? ठीक है। इसमें ना एक और चीज इधर ऐड करेंगे, दैट इज नहीं प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, अब वो क्या होता है वो मुझे बताना है और क्यों ऐड करते हैं। सो आई जस्ट आस्क यू, हैव यू हर्ड अबाउट कैरेज इनवर्ड? डू यू नो व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? मालूम है क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ, कैरेज इनवर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल, हम लोग की फैक्ट्री बॉम्बे में है समझो, और हम लोग ने दिल्ली से रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, आई विल राइट इट हियर। फैक्ट्री इज इन बॉम्बे, परचेज किया रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली। आई हैव परचेस्ड 1000 केजीज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। सो बताओ मेरा परचेज कॉस्ट कितना हो गया? 10,000 रुपीज। करेक्ट। परचेज कहां से किए? दिल्ली से। यूज कहां पे करना है? तो दिल्ली से बॉम्बे लाना पड़ेगा। अब समझो ट्रक पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रक वाला दिल्ली से बॉम्बे फ्री में डिलीवर करेगा। सो ही विल चार्ज मी समथिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कॉल्ड एज कैरेज। उसको सिर्फ कैरेज ही बोलते हैं। इनवर्ड या आउटवर्ड वो हम लोग डिसाइड करते हैं। वो कैसे मालूम पड़ता है? अगर गुड्स मेरे फैक्ट्री में आ रहा है अंदर तो वी कॉल इट एज इनवर्ड, और गुड्स मेरे फैक्ट्री से बाहर जाता है तो आउटवर्ड। ठीक है, सो एट प्रेजेंट गुड्स आर कमिंग इन द फैक्ट्री, सो इट विल बी कॉल्ड एज इन कैरेज इनवर्ड। सपोज वो ट्रक वाला इज चार्जिंग मी 2 रुपीज पर केजी, तो कितना देना पड़ेगा? 1000 केजीज का 2000 रुपीज आई हैव टू गिव। सो अल्टीमेटली जब ये रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री पहुंचा, मुझे कितने का पड़ा? 12,000 का पड़ा। टेल मी आउट ऑफ दिस व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट? दिस 2000 इज एन एक्सपेंस incurred at the time of, so it is my purchase related expense. इसको मैंने परचेस में क्या किया? ऐड ही करना पड़ेगा। सो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, परचेस में क्या होता है? ऐड। ये समझा? अब मैं तुम लोग को एक चीज एग्जांपल देता हूं, अब तुम लोग इसमें आंसर बताना। समझो मैंने यही चीज है ना रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा, समझो यूएस की एक कंपनी से खरीदा। ठीक है, लेट्स से हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं वो खरीद रहे हैं हम लोग 100 रुपीज पर यूनिट पे। ठीक है, परचेस किया 100 पे। यूएस से हम लोग बॉम्बे लेके आ रहे हैं शिप में,
तो शिप वाला फ्री में डिलीवर करेगा, सो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज करेगा। लेट्स से वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कर रहा है 10 रुपीज पर यूनिट, हर एक यूनिट का 10 रुपया। चलो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, शिप डूब गई, या से सम मिसहैप टेक्स प्लेस, या फायर हो जाता है टेक्स प्लेस, तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। से दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इज 2 रुपीज पर यूनिट। नाउ व्हेन द शिप रीचेस बॉम्बे, तो वो इंडिया में फ्रीली एंटर हो सकता है ना। जिस पोर्ट पे आएगा, बॉम्बे पोर्ट पे आएगा, वहां पे वो कस्टम्स डिपार्टमेंट होगा, वो इसको बॉम्बे में फ्रीली एंटर होने देगा क्या? सो यू हैव टू पे देयर व्हाट? कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी दो टाइप की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसमें कौन सी ड्यूटी भरनी पड़ेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। समझो 8 रुपीज भरा, ठीक है। अब कस्टम्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, वो पोर्ट पे ही पड़ा है, वहां से मुझे अपने बॉम्बे की फैक्ट्री में लेके आना है, तो टेम्पो बुक करना पड़ेगा। सो टेम्पो वाले ने को हम लोगों ने 5 रुपीज दिया पर यूनिट। अल्टीमेटली वो पहुंच गया मेरे फैक्ट्री में, मुझे कितने का पड़ा? ये अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कितने का पड़ा? मतलब क्या करना पड़ेगा? ये सबको ऐड करना पड़ेगा। इस 125 में परचेस कॉस्ट कितना है? परचेस कॉस्ट 100 है, तो ये सब क्या है? दिस आर ऑल माई एक्सपेंसेस incurred at the time of, so they are my purchase related expense। ये समझा? श्योर, ठीक है। सो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, परचेज में क्या करते हैं? ऐड। ओके, नाउ तीनों डायरेक्ट कॉस्ट हो गए। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये मुझे समझाना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस where this cost is incurred। एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 प्लेसेस होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम। यू टेल मी, फैक्ट्री इज फॉर व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। ऑफिस इज फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। शोरूम इज फॉर सेलिंग द गुड्स। तो जो ओवरहेड्स फैक्ट्री में लगाना, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो ऑफिस में लगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और जो शोरूम में लगा, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग का भी आता है इसमें और डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। मैं पहले कुछ इजियर एग्जांपल्स देता हूं। फैक्ट्री रेंट कहां पर आएगा? ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट, करेक्ट। देन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस में आएगा। एडवर्टाइज क्यों करते हैं? सेल करने के लिए, तो वो कौन से एड में जाएगा? कमीशन गिवन टू सेल्समैन, अकाउंटेंट सैलरी, करेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में आएगा। पावर, जो इधर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, पावर वर्ड बोला ना, तो वो खाली किसके लिए होता है? सिर्फ फैक्ट्री के लिए होता है। इसके लिए बोलेंगे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए बोलेंगे शोरूम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट वेन एवर द वर्ड पावर इज देयर, इट इज ओनली फॉर फैक्ट्री। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कब लगता है? ये एट द टाइम ऑफ, तो ये कौन से हेड में जाएगा? करेक्ट। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का है तो कहां पर आएगा? फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन क्या चीज के लिए होती है? गुड्स डिलीवर करने के लिए। जिसने भी ऑर्डर किया,
जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पिज्जा और ये डोमिनोज ये सब होता है, उनके लिए डिलीवरी वैन मतलब डिलीवरी वैन नहीं, डिलीवरी बाइक होती है, बराबर है। तो उन्होंने उनका वो जो भी खर्चा लग रहा है उसका, वो फैक्ट्री का खर्चा है कि ऑफिस का है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, सो दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि नहीं? इज दिस क्लियर? सो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, ये समझा? नाउ आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ टैक्स, और ये मैं कुछ अलग मेथड से सिखाऊंगा। डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज अ बिग मिस्टेक, and government says that whatever mistake you do, you will have to pay tax. You do mistake, you have to pay tax. देखते कौन कौन से मिस्टेक करता है बिजनेसमैन और कौन कौन से टैक्स भरता है। सबसे पहले बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, फर्स्ट ही विल बाय द रॉ मटेरियल्स, ही विल परचेज द रॉ मटेरियल। तो गवर्नमेंट सेज व्हाई डिड यू परचेज? डिड वी टेल यू टू परचेज? मिस्टेक, हमने परचेज का मिस्टेक किया, सो नाउ यू हैव टू पे, मिस्टेक पे टैक्स भरना पड़ेगा। परचेज किया है इसलिए यू हैव टू पे परचेज टैक्स। परचेज टैक्स कभी सुना है तुम लोगों ने? अभी 2 मिनट पहले सुना है। यूएस से बॉम्बे आ रहा है, शिप बॉम्बे पहुंचा, कस्टम्स डिपार्टमेंट क्या कलेक्ट करेगा? वो भी दो, कौन सा ड्यूटी? इंपोर्ट के एक्सपोर्ट। So is import duty a tax paid to the government at the time of? So it is a purchase tax. अच्छा, बाहर से खरीदा, आउटसाइड इंडिया से खरीदा तो ही परचेस टैक्स नहीं पे करना है, इंडिया के विद इन भी खरीदा तो भी परचेस टैक्स पे करना है। यही मैंने इधर दिल्ली से बॉम्बे लेके आ रहा था, ट्रक में लेके आएंगे, बॉम्बे जब चेक नाका पे पहुंचेगा, जब बॉम्बे टेरिटरी आएगा, उसके पहले क्या देना पड़ेगा? टोल टैक्स। वो तो अपने को भरना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरना पड़ेगा ना उनको, गुड्स लेके आते तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरना पड़ेगा। सो इज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ, सो दैट इज अ परचेस टैक्स। तो आउटसाइड इंडिया से परचेस करो या विद इन इंडिया से खरीदो, परचेस टैक्स करना ही पड़ेगा। ये समझा हम लोग को? अच्छा, सो परचेस किया तो परचेस टैक्स देने का। अब ये रॉ मटेरियल खरीदा, इसका करेगा क्या? वो इस रॉ मटेरियल से वो क्या बनाएगा? ही विल मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स। तो गवर्नमेंट सेज व्हाई डिड यू मैन्युफैक्चर? डिड वी टेल यू टू मैन्युफैक्चर? एक और मिस्टेक, सो यू हैव टू पे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। अब ये भी तुम लोगों ने सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में, ही हैज टू पे एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, मैन्युफैक्चर करने के बाद बिजनेसमैन क्या करेगा? ही विल सेल द गुड्स। सो गवर्नमेंट सेज व्हाई डिड यू सेल? तो कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल करने के बाद, ये सब मिस्टेक करने के बाद अगर गलती से वो कुछ कमा लेता है तो गवर्नमेंट सेज कैसे कमाया तुमने? ये भी तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया तुमने, तो इस पे तो तुमको यू हैव टू पे इनकम टैक्स। करेक्ट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। ये समझा? चलो, नाउ इफ आई आस्क यू, परचेस टैक्स कौन से हेडिंग में जाएगा? परचेस टैक्स, इट इज अ टैक्स एट द टाइम ऑफ, तो वो इधर आएगा परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में। वही तो एग्जांपल लेते ना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब इधर आएगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज अ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होता है? सो एक्साइज ड्यूटी कौन से हेड में जाएगा? करेक्ट। सेल्स टैक्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि आज के स्टार्टिंग में मैंने बताया कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल। नाउ टेल मी, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स टू प्रोड्यूस, मींस इट इज एन एक्सपेंस टू, तो कॉस्टिंग में आता है। सेल्स टैक्स इज अ टैक्स टू
सेल मतलब एक्सपेंस टू, तो कॉस्टिंग में आता है. इनकम टैक्स इज गिवन टू प्रोड्यूस द गुड्स, तो इट इज गिवन टू सेल द गुड्स. सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, तो नहीं आता है. बट मैं इसका एक अलग से लेक्चर में बताऊंगा, मेरे को सारा वो पॉइंट आज नहीं कवर करना है. ये पर समझा तुम लोग को क्या क्या रिकॉर्ड होता है? श्योर, ठीक है. ना देयर आर सम टेक्निकल एग्जांपल्स. ये सब तो बहुत इजी था, नाम से समझ जाता था, तो हम लोग को अननेसेसरी कॉन्फिडेंस भी आ रहा था. बराबर है. अब कुछ ऐसे एग्जांपल जब तक उनका मीनिंग नहीं मालूम होगा ना, यू विल नॉट कम टू नो कौन से हेडिंग में आएगा. तो जैसे गया, आप बता सकते कि इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, हॉलेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी इनसाइड द फैक्ट्री. फैक्ट्री के बाहर का नहीं, ना फैक्ट्री बाहर से आने का नहीं, ना इधर से वापस जाने का. फैक्ट्री के अंदर अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है. जैसे एग्जांपल मैं, रिलायंस इंडस्ट्री का जामनगर में, गुजरात के जामनगर में पेट्रोलियम प्लांट है. दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. वो इतने बड़ी एरिया में स्प्रेड है, मतलब अगर मैं उसको बॉम्बे के डिस्टेंस के हिसाब से बताऊंगा ना, तो इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम बोरीवली टिल गोरेगांव. बीच में कांदीवली आता है, मलाड आता है. बोरीवली से गोरेगांव तक का जितना बड़ा एरिया होगा ना, उतनी बड़ी फैक्ट्री है. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द फैक्ट दैट रिलायंस ने ना अपने उस प्लांट फैक्ट्री का एक टेररिज्म इंश्योरेंस निकाला है. टेररिज्म इंश्योरेंस, क्योंकि जामनगर है ना पाकिस्तान के बाद बहुत क्लोज है. मतलब कराची से है ना, इट टेक्स 15 मिनट्स टू रीच जामनगर इन फ्लाइट, और मिसाइल को तो और भी कम टाइम लगता है. बराबर है. सो अगर वहां से मिसाइल छोड़ा, 5 मिनट में जामनगर के उसके प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो ऑब्वियसली यू विल बी वरीड. तो उसने टेररिज्म इंश्योरेंस लेके रखा है रिलायंस इंडस्ट्री ने, जिसका प्रीमियम साल का 300 करोड़ रुपए भरते हैं लोग. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉलिसी है ना, प्रीमियम का जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज मोर देन 30 to 40,000 करोड़. तो कल को ऐसा उन्होंने क्या किया, जिस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, दे आर ऑल्सो वरीड ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ ऐसा अटैक हुआ तो इनको पे करते करते वो इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी. सो उन लोग ने भी है ना इसका री इंश्योरेंस कराया है यूएस इंश्योरेंस कंपनी के साथ. मतलब व्हाट दे हैव डन इज, वो जो 300 करोड़ प्रीमियम आता है ना, सो यूएस इंश्योरेंस कंपनी को 150 करोड़ देते लोग, खुद 150 करोड़ रखते हैं. आधा आधा प्रीमियम शेयर किया, और रिस्क भी आधा, कि कल को कुछ हुआ तो आधा तुम लोग पे करना, आधा हम लोग पे कर देंगे. वी कैन नॉट पे फुल अमाउंट. तो यू कैन जस्ट इमेजिन 30 to 40,000 करोड़ का पॉलिसी है. अब इतनी बड़ी जगह होगी, से फ्रॉम बोरीवली टू गोरेगांव, तो विद इन दिस फैक्ट्री ऑल्सो रॉ मटेरियल को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाने के लिए, वर्कर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए कुछ व्हीकल्स होंगी अंदर, तो उसका फ्यूल का कॉस्ट लगता है, डीजल चार्जेस, उसके जो ड्राइवर होंगे उनके वेजेस होंगे. तो ऐसा एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनसाइड द फैक्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉलेज. इज दैट क्लियर? अब एक बार मीनिंग पता चल गया तो अभी तुम लोग बता दोगे कहां पर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. मीनिंग पता चलने के बाद तो हम लोग बहुत स्मार्ट है, देन तो वी गिव द आंसर वेरी फास्ट. बराबर है. चलो एक और, काउंटिंग हाउस सैलरी. हाँ, काउंटिंग मतलब होता है अकाउंटिंग. दैट हाउस वेयर अकाउंट्स आर केप्ट. वेयर इज अकाउंट्स केप्ट? ऑफिस. तो ये ऑफिस सैलरी तो कहां पर आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन रिमेंबर द वर्डिंग विल बी काउंटिंग ओनली. सो अगर एग्जाम में काउंटिंग दे दो, इट इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज द काउंटिंग हाउस का मतलब ही अकाउंटिंग हाउस होता है. सो ये कहां पर आएगा, काउंटिंग हाउस
सैलरी। ये सब समझा पॉइंट्स? ठीक है। सो बिफोर आई मेक यू राइट सर्टन पॉइंट्स, जस्ट अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। टेल मी, कॉस्ट मतलब क्या होता है? पहले तो एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस एंड एक्सपेंसेस टू, it automatically means those expenses which are not to produce, not to sell, वो इस सब्जेक्ट में आता ही नहीं है। You should never record it, इग्नोर करने का उसको। ओके, अब जो आता है that is divided into direct। What is the meaning of direct cost? Meaning cost which you can identify with product। तो जैसे शर्ट के साथ क्लॉथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेंच के साथ वुड कर सकते हो, बेंच के साथ कारपेंटर कर सकते हो, शर्ट के साथ टेलर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो कौन सा कॉस्ट? और जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, अच्छा, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल डिराइव करने का इक्वेशन, इसको देख के मत बोलो, लॉजिकली, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। और समझो ये प्लस माइनस, अगर लॉजिकल तो मैंने बताया, फिर भी मैकेनिकली अगर तुम अकाउंट बनाते हो, अकाउंट ओपनिंग किधर आता है? डेबिट साइड, परचेस एक्सपेंसेस, तो ये सेम साइड वाला होगा तो क्या करते हैं? क्लोजिंग ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड, तो उसको क्या करेंगे? इसलिए वो माइनस। ये समझा? ठीक है। ये कौन कौन से आइटम्स किधर किधर आते हैं वो समझा? अच्छा, इसमें से एक पॉइंट कि जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो किधर आएगा? परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। और जो सेल रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो, तो मैं कुछ आइटम्स लूंगा खाली परचेज रिलेटेड और सेलिंग रिलेटेड वाला, तुम लोग बताना कौन सा किधर किधर आएगा। से परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन सेल्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस। बस यही आंसर सुनना था। क्या हुआ मतलब तुम लोगों ने आंसर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रिदम में चल रहा था ना, परचेज सेल, तो रिदम तोड़ना नहीं था अपने को, बराबर है। अब वापिस सुनो, लोडिंग चार्जेस, गुड्स ट्रक में लोड कब करते हैं? परचेस करते हुए लोड करते हैं, बराबर है। कब लोड करते हैं? सेल कर रहे हैं तो गुड्स भेजना है तो ट्रक में लोड करते हैं। और अनलोड कब करते हैं? सो लोडिंग इधर, अनलोडिंग उधर। समझा? तो ऐसे याद रखना, जब भी तुम लोग एक्साइटेड होके, सुपर एक्साइटेड होके आंसर दोगे ना, वो हमेशा रॉन्ग होगा। और इस टॉपिक में नहीं, पूरे सब्जेक्ट में। और आज के लेक्चर में और 2 बार प्रूव कराऊंगा। एक बार हुआ? ठीक है, समझा तुम लोग को इसका? ठीक है। सो इतना पार्ट कवर किया हमने। अभी वी नीड टू राइट सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, सो दोस वी विल नॉट राइट। जो चीज प्रिंटेड नहीं है वही हम लोग लिखेंगे। सो सी इन द टेक्स्ट बुक